कहने को तो चोर भी बोलता है मैं साहूकार हूँ। एक मेरी बात समझिए आप, बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी चोर ये नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ। कहने को तो चोर भी बोलता है। मैं न्यूज़ समाचार के माध्यम से देना तो ISI के SI के एजेंट जो हैं सभी तो केरल से जाते हैं बनकर। देखिए आप तो मुद्दा जो रहता है वो एजुकेशन का ही तो आप रहता है। कहने का मतलब है हिंदी भाषा वाले राज्य अनपढ़ हैं? नहीं, अनपढ़ बिल्कुल नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हालांकि हैं कि हिंदी राज्य वाले में? नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। आज हम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी और जमानत के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं और उनसे हम जानेंगे कि जमानत मिलने के पीछे का कारण क्या है और गिरफ्तारी का भी कारण क्या है। आपका क्या नाम है? सचिन सिंह। आप ये बताइए कि कल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जो जमानत दी है किन आधारों पे दी है? एक आधार तो ये भी है कि ईडी के पास सबूत भी नहीं थे। मतलब उसके पास एक 90 दिन का वो रहता है जिसमें वो रख सकती है अपने पास पूछताछ के लिए, तो उसके पास सबूत नहीं थे। दूसरी बात यह है कि लोकसभा को मद्देनज़र रखते हुए क्या है 25 मई को अभी वहाँ चुनाव है 7 सीटों पे लोकसभा की, तो उसके लिए शायद छोड़ दिया गया उनको। हाँ। और अभी 1 जून को सुप्रीम कोर्ट ने वापस कहा है कि वहाँ पहुँचने के लिए तिहाड़ जेल से भी छोड़ा गया है उनको। अच्छा, इनका कहना है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत न होने के कारण अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत मिली। क्या इनकी बातों में कितनी सच्चाई? ईडी के पास विनोद जी मैं कहना चाहूँगा, यदि ईडी के पास सबूत न होता तो अंदर ही क्यों करता? वो भी बात रही बात ये, यदि किसी के पास सबूत नहीं तो अंदर किस मैटर में लेके जाएगा अंदर? तो इसके पास सबूत था। उसका एक्चुअली रीज़न ये था कि लोकसभा को वहाँ पे 25 को चुनाव है, तो एक किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री अंदर है तो उसकी कुछ न कुछ कार्रवाई जो होती है ढीली पड़ जाती है। जब घर का मुखिया ही नहीं रहेगा तो उसके देखभाल कौन करेगा? तो कैसा करेगा? तो मेरे को तो ऐसा लगता है ईडी के पास ऐसा कुछ मैटर वैटर नहीं था। वो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव के लिए छोड़ा गया है। हो सकता है उनका मैटर लोकसभा के बाद भी जारी रहे। बिल्कुल। अमर जी, ये बताइए कि विपक्ष का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा का चुनाव को देखते हुए भाजपा के द्वारा ईडी के माध्यम से गिरफ्तार करवाया गया। इस विपक्ष का जो आरोप है, कहां तक इन आरोपों में सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, यदि कोई गलत करता है, ईडी हो, CBI हो, कोई भी यदि पुलिस का अधिकारी हो, यदि किसी को पकड़ेगा तो गलत के मुद्दे नज़रिए से पकड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनका भी रोल गलत रहा होगा। ईडी का छापा हुआ होगा, CBI की जांच हुई होगी, तो अपने किसी न किसी घोटाले के जरिए उनको अंदर किए होंगे, तब अंदर ले गए होंगे। तो गलत, चाहे देखो गवर्नमेंट शासन हो या विपक्ष हो, गलत रहेगा तो उसको अंदर करेंगे। अब एक जो रियायत होती है किसी इलेक्शन के जरिए कि किसी बड़ा गवर्नमेंट का मीटिंग के जरिए, तो उनको मुद्दे के हिसाब से छोड़ा जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। अमर जी का कहना है कि जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति पे घोटाला पे गिरफ्तार की थी, तो कहीं ना कहीं उनका हाथ जरूर है, इसलिए ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। हालांकि इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट पे बहस चली थी, तो सामने ये चीज़ आ रही थी कि उन्हें अरेस्ट किस मुद्दे पे किया गया है। तो आया कि मनी लॉन्ड्रिंग, 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग पे शायद उनको गिरफ्तार किया गया था। तो उसे जब साबित करने की बात आई तो मनी लॉन्ड्रिंग तब होता है जब कैश पे किया जाए, जबकि ईडी बोल रही थी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र किए गए हैं पैसे, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो है ही नहीं। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है। तो इस हिसाब से अब ईडी के पास कोई सबूत रहे नहीं, एक यही था मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उसके पास इसके अलावा कोई सबूत नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी। नहीं, ईडी ने ये भी अपने आरोप पत्र में ये भी बताया था कि जो पैसे जुटाए गए थे शराब नीति के माध्यम से, वो पैसे गोवा के चुनाव में खर्च किए गए हैं और वहाँ से जो बिचौलिया है उसको भी गिरफ्तार किया गया गोवा से अरविंद केजरीवाल के बाद। ईडी के पास सिर्फ एक गवाह था जो ये बोल रहा था कि ये पैसे कैश पे हुए हैं, 300 करोड़ ट्रांसफ़र जो कैश पे हुई है, जिस पे ईडी ने जो कानून के तहत इस पे केस किया था, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसने किया था। अब उसने जो केस किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो है ही नहीं, सीधी बात, क्योंकि ये जो उसने कहा कि अकाउंट से पैसे गए हैं, और ईडी ने जो केस लिखा था उस पे लिखा था उसने मनी लॉन्ड्रिंग पे। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि कैश लेन देन हुआ 300 करोड़ का, जबकि जो गवाह था वो ये बोल रहा था कि अकाउंट से ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो इसी पे दोनों पे मतलब बहस हुई और इसका कोई पर्याप्त सबूत निकले भी नहीं है। और आप क्या मान के चलते हैं कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा शराब नीति में घोटाला किया गया है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं किया गया है,
क्योंकि उसने दिल्ली को एक तो हाईटेक बनाया है, दूसरी बात वो इनकम टैक्स कमिश्नर है, अगर उसे कमाना होता तो वहाँ भी वो कमा सकता था, यहाँ उसे आने की कोई ज़रूरत थी नहीं। और तीसरी बात ये है कि जो आम आदमी पार्टी है 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी है, मतलब 4 राज्यों में इसने अपनी पार्टी को पहुँचाया है और कई सारी सीटें भी है। दिल्ली में तो एक तरफा राज्य उसका चलता है, तो शायद इसी वजह से बीजेपी ने उस पर आरोप लगा के उनके मुख्यमंत्री को अंदर किया था। इनका जो सचिन जी का जो कहना है कि हमें लगता है कि शराब नीति में अरविंद केजरीवाल ने घोटाला नहीं किया, अगर घोटाला उनको करना होता तो वह पहले से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर थे और पैसे खूब कमा सकते थे। इनकी बातों पे कहाँ तक सच्चाई है? देखो, ऐसा है कि घोटाला यदि किसी को करना है नहीं करना है, ये सब मौका देखा जाता है। एक्चुअली पे मौका देखकर कोई भी बार करता है, तो आप कहाँ तक सही बात है तो ये तो आपको भी पता है कि कोई भी कार्य यदि करता है तो ज़्यादातर लोग मौका देख के चौका मारते हैं। तो जब वो खुद डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहे होंगे, तो जब कोई खुद एक गार्जियन किसी भी मेंबर का बनता है तो वो काम कम करता है, लेकिन उससे हट जाता है तो फिर वो भी करने लगता है। और इनका कहना यह है कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल इन 10 सालों में जब से सरकार में है तो दिल्ली को हाईटेक बना दिया गया है, जो कि देश की राजधानी है। देखो, कोई भी यदि किसी अपनी पार्टी को नए स्टेट में स्थापित करेगा तो एक अच्छा काम करने का कार्य करेगा। कोई भी मुख्यमंत्री है किसी यदि अच्छे स्टेट को बनाना चाहेगा तो अपने राजकाज में, अपने गवर्नमेंट में अच्छे के लिए सोचेगा। जैसे आप भी किसी कार्य को चालू करेंगे तो अच्छा करेंगे, धीरे धीरे जब वहाँ पे हो जाता है, अच्छा जमा हो जाता है तो लोग गलत करने लगते हैं। कहीं की भी राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, कुछ दिन हो जाता तो उनका कार्य करने का रवैया बदल जाता। जैसे कि आप हालात देख रहे हैं शुरू में जब गवर्नमेंट में आपकी बीजेपी सरकार। लेकिन एक मिनट, अरविंद केजरीवाल का कहना, आम आदमी पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी एकदम कट्टर ईमानदार पार्टी है। कहने को तो चोर भी बोलता है मैं साहूकार हूँ। एक मेरी बात समझिए आप, कभी भी चोर ये नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ। कहने को तो चोर भी बोलता है। मैं किसी के पार्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मतलब सामूहिक बात कर रहा हूँ कि बोलने को तो चोर भी बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ, बट जब वो अपने रवैये में फंस जाता है तब उसकी वो उजाला होता है। कोई भी कार्य करने की उजाला तभी होता है जब वो फंस जाता है। तो ऐसा है कि डेवलपमेंट की जहाँ बात है तो कोई भी नए स्टेट में मुख्यमंत्री बनेगा अपने कार्यकाल में तो सोचेगा कि मैं अच्छा डेवलपमेंट करूँ। रही बात, दूसरी बात क्या है कि किसी भी चीज़ में घोटाला करना है, कुछ दिन हो जाता है, जब चलते चलते हो जाता तो सभी लोग घोटाला करने लगते हैं। इनका कहना है कि उन्होंने घोटाला किया। देखिए, जहाँ तक बात चोर की है तो चंडीगढ़ में तो साफ हो चुका है कि चोर कौन है। पहली बात तो यही है। दूसरी बात, जो जनता की ज़रूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, मेन ज़रूरत तो जनता की यही है। अरविंद केजरीवाल ने इस पे सबसे ज़्यादा काम किया है। और हालांकि उसने जो ईमानदारी की डिफिनेशन है राजनीति में, शायद एक उसी ने प्रस्तुत की है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है उसने अपने 5 साल के जो कार्य थे उसके कार्ड बनवाए और घर घर पे जाके दिखाया उसने कि अगर ये काम हुआ है तो आप हमें वोट दो। ऐसी सरकार तो मैंने अभी तक कभी नहीं देखी, और ना पहले ऐसी सरकार रही है ना अभी है। वर्तमान की भी सरकार ऐसी है नहीं। बिल्कुल। 2024 लोकसभा का जो आम चुनाव चल रहा है उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हालांकि हिंदी भाषी राज्य में तो राम मंदिर ही है, और दक्षिण साइड हालांकि ये भगवान पे वोट देते नहीं है, क्योंकि उधर साइड के राज्य पढ़े लिखे हैं, तो उधर साइड तो मुद्दा जो रहता है वो एजुकेशन का ही रहता है। कहने का मतलब है हिंदी भाषा वाले राज्य अनपढ़ हैं? नहीं, अनपढ़ बिल्कुल नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हिंदी राज्य वाले में? हालांकि मैं इस बात को बता देता हूँ कि जहाँ अनपढ़ की बात है तो एजुकेशन में मध्य प्रदेश का 28वां स्थान आता है एजुकेशन। अगर केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला लेते हैं तो 29वां पहुँच जाता है ना। तो इसलिए एजुकेशन में तो साफ है कि हिंदी भाषा राज्य की स्थिति कैसी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कहीं की भी स्थिति देख ले, देखिए ऐसा है कम है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, लेकिन जो आपका कहना है कि हिंदी भाषी जितने भी राज्य है वहाँ पे राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है, लेकिन IAS IPS सबसे ज़्यादा यूपी है, तो बिहार से क्यों निकलते हैं? वहाँ पास इस चीज़ का किसी चीज़ का कल्चर होता है। जैसे एक बिहार पे ये गांव है जहाँ से 47 IAS निकले हैं। एक गांव से लगभग वो गांव 200-300 लोगों का गांव है, वहाँ से 47 IAS निकले। हालांकि ये चीज़ माहौल का फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई बगल का बनता है तो बगल वाले में भी जिज्ञासा होती है बनने की। इस चीज़ माहौल का फ़र्क पड़ता है इसमें। आप क्या बोलो? केरल से क्यों नहीं निकलते IAS IPS? जैसे 47 निकले ये बिहार से, एक गांव से, तो केरल से क्यों नहीं निकलते इतने ज़्यादा?
जो कि एक पढ़ा लिखा साक्षरता का मतलब देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वो देश है, 94% राज्य है। है। बिहार एक तरफ से देखा जाए भारत का एक मतलब निम्न स्तर पे राज्य है पढ़ा लिखा, जो कि उसमें से 47 निकलते हैं। और एक केरल सबसे मतलब भारत का साक्षरता है तो उसमें से कम निकलते हैं। ऐसा क्यों? ये सचिन जी बताएंगे। बताइए सचिन जी, इसका जवाब दीजिए जो नितिन जी आरोप लगा रहे हैं। कोई स्थान होता है, शहर होता है या राज्य होता है, किसी पर्टिकुलर एक चीज़ पे आगे बढ़ता ही है। जैसे कोटा पे माना जाए आईआईटी के लिए वो फेमस है, वहाँ से आईएएस नहीं निकलते हैं, फिर वो आईआईटी के लिए गढ़ माना जाता है, पढ़ाई सबसे अच्छी होती है वहाँ। दिल्ली भी गढ़ है आईआईटी, आईएएम और आईपीएस के लिए। केरल किस चीज पे गढ़ है? फिर भी वहाँ के लोकल लोग आईपीएस में, आईएएस में नहीं निकलते हैं। केरल किस चीज पे गढ़ है? वहाँ के लोग डॉक्टर बनते हैं, आईआईटी, आईएएम में जाते हैं और शिक्षा स्तर सबसे ज़्यादा वहीं का है। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि इंडिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर केरल से मिल जाते हैं? हाँ, मेरे हिसाब से तो वहीं पर बनते हैं। लेकिन इनका कहना है केरल के लोग सबसे ज़्यादा डॉक्टर और आईआईटी इंजीनियर बनते हैं। नहीं, मेरा तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने जहाँ तक न्यूज़ समाचार के माध्यम से जाना, तो आईएसआई के एसआई के एजेंट जो हैं सभी तो केरल से जाते हैं बनकर। देखिए आप जो बोल रहे हैं तो उसी के ऊपर अभी एक मूवी बनी थी द केरला स्टोरी। उसी के ऊपर एक मूवी बनी थी द केरला स्टोरी। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आईएसआई के एजेंट जो हैं वो केरल से जाते हैं। चलिए हम फिर आते हैं लोकसभा के मुद्दों पे, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें कि इनका कहना है कि अगर केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है जी तो ठीक है, लेकिन वहाँ से सबसे ज़्यादा आईएसआई एजेंट भी निकले हैं और उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है द केरला स्टोरी। हालांकि इस चीज़ में अगर देश का कोई नागरिक गद्दार निकलता, आतंकवादी निकलता, तो इसमें देश की भी कमी होती है, पार्टियों की भी कमी होती है। हो सकता है वो रोजगार उपलब्ध न करवा पा रहे हो। भाई इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, इन्होंने जनगणना तो कराई नहीं 2011 के बाद से, फिर भी ऐसे ही बता देते हैं 1 अरब 42 करोड़ हमारे यहाँ की जनसंख्या, तो ऐसे देश कैसे चल पाएगा। तो रोजगार तो उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। 2 करोड़ का वादा किया जा रहा है, दे नहीं पा रहे करोड़ भी, तो इसमें तो लोग इधर उधर तो जाएंगे ही। और हालांकि इसमें देश की कमी होती है, अगर देश के नागरिक गद्दार बन रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, इसमें देश की भी कहीं ना कहीं कमी होती है। लेकिन देश की कमी हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन जो नागरिक ऐसे कर रहा है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि देश के प्रति हमारी कैसी रवैया होनी चाहिए। हाँ, उसके प्रति भी जिम्मेदारी, उसे देश के प्रति भी अधिकार होते हैं, उसके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य उसके बनते हैं देश के प्रति। उसे एक अच्छा नागरिक बन के रहना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों का सभी का। और